इसलिए तो नहीं कहा गया था कि तुम टीआरपी के लिए झूठ परोसो लोगों को। इसलिए तो नहीं कहा गया था कि आप सिर्फ पैसे के लिए सत्ता के चाटुकार बन जाओ। इसलिए तो नहीं कहा गया था। इसलिए नहीं कहा गया था कि तुम एक कम्युनिटी को टारगेट करो, जिसके टारगेट करने से दूसरी कम्युनिटी खुश हो रही है, क्योंकि आपने उस दूसरी जो कम्युनिटी है उसके अंदर जहर भर दिया। उन्होंने जगह जगह गुप्त रूप से रेडियो स्टेशन चलाए, बिना किसी इनकम के। क्यों चलाए? ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके और देश को आजाद कराया जा सके। आज देख लो, आज तो मीडिया वाले कुत्ते बने फिर रहे हैं और वो बुला लेते हैं मुर्गों को। एक लाल मुर्गा होता है, एक हरा मुर्गा होता है, और इन दोनों मुर्गों को छोड़ दिया जाता है। नारंगी मुर्गा प्लस हरा मुर्गा। रवीश कुमार जी के साथ में अच्छी बात ये थी कि वो ईमानदार थे। उनकी जो छवि थी वो पहले से ही ईमानदार थी। उन्होंने पहले कोई कुकर्म नहीं किए थे, तो रवीश कुमार जी भी आज कहीं ना कहीं बिक चुके होते। ये जो आज की मीडिया है, इसके 99% जो पत्रकार हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। सर, मीडिया का काम तो ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी या गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है, जो भी काम कर रही है, उसका केयरफुली वॉचडॉग करे। वो हुआ करता था। सर से ये नहीं पूछा जाएगा कि सर आपने तो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, सर आपने तो 15 लाख देने की बात की थी। सर से नहीं पूछा जाएगा। YouTube पर भी आप सच नहीं दिखा सकते उतना, एक लिमिटेशन है YouTube पर। अगर आप जाएंगे स्ट्रीम मीडिया और आप सोचते हैं कि आप ईमानदारी से काम करेंगे, तो वो आप नहीं कर सकते। अगर रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये लोग आज ईमानदार हो जाए, तो कल को इनका चैनल इनको निकाल देगा और कोई दूसरा चैनल इनको नौकरी देने वाला नहीं है। तो रवीश कुमार जी की तरह लड़ने का दम इनके अंदर नहीं है, पूछिए। उस वक्त जुबेर जैसा एक योद्धा निकल कर आता है और वो सच्चाई बयां कर रहा था, हमको सच्चाई दिखा रहा था। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस गेस्ट नावेद सर। आज हम सर से बात करेंगे कि इंडियन जर्नलिज्म में ट्रूनेस और फिर उनका मीडिया का जो किरदार है वो कितना हमारे लिए इफेक्टिव हो रही है और वो अपने रोल को किस तरीके से वो अंजाम दे रहे हैं। सर, तहे दिल से आज के सेक्शन में आपका इस्तकबाल है और हमें बड़ी खुशी है कि आज एक के अहम मुद्दे पर, एक सेंसिटिव इश्यू पर आज आप बात करने जा रहे हैं जो सभी लोगों के लिए लाभदायक है। सर, आज के सेक्शन का सवाल हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया जो है, इसकी क्या भूमिका है? मीडिया को आप कैसे देखते हैं? इसकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, ये बात हकीकत है। और जिसके हाथ में मीडिया है उसके हाथ में सत्ता है, ठीक है? जिसके हाथ में मीडिया है उसके हाथ में सत्ता है। और इसीलिए आज की मीडिया सत्ताधारियों के हाथ में है और इसीलिए उन सत्ताधारियों के हाथ में सत्ता है। इस बात में बहुत गहराई है, समझिए कैसे। आज देश में कितनी बेरोजगारी है, कितना भ्रष्टाचार है। हर जगह बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध चरम सीमा पर है। आप देखेंगे आए दिन लोगों के मर्डर हो रहे हैं। खासकर मॉब लिंचिंग का जो मामला है, बहुत मॉब लिंचिंग हो रही है। लेकिन मजाल जो है कि ये इंडियन मीडिया मॉब लिंचिंग पर कुछ बोल जाए। क्यों नहीं बोलते जानते हैं आप? ऐसा नहीं है कि मीडिया के अंदर पावर नहीं है। अगर मीडिया चाहे तो मॉब लिंचिंग को 2 दिन के अंदर अंदर बंद करवा सकता है, अगर मीडिया ने आवाज उठा ली तो। लेकिन मैंने कहा कि अगर चाहे तो, और वही अगर कभी नहीं आएगा। अगर वो मीडिया आवाम के साथ हो तो नहीं होगी। तो सर, आपकी ये बात जो है कि देखो, एक दौर था मीडिया का, पहले जब हमारा देश गुलाम था, तो उस वक्त हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, वो क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग मीडिया था, रेडियो था, ऐसी चीजें थी। ये जो आजकल जो मीडिया है ये नहीं था उस टाइम पे। सैटेलाइट मीडिया नहीं था, या था? नहीं था। टीवी जर्नलिज्म था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। रेडियो था और बस खाली लेटर डेवलपमेंट से। तो सर, आपके इस बात का खुलासा क्या होता है कि ये जो अभी जो मीडिया, जो टीवी जर्नलिज्म या मेन स्ट्रीम मीडिया हम ले लें, चैनल्स जो हैं, तो ये क्या कहते हैं, पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक, जैसे डेमोक्रेटिक का बोलते हैं चौथा स्तर होता है, चौथा स्थान होता है, इस तरह से काम कर रहे हैं या एज ए पुपेट ऑफ गवर्नमेंट? एज ए पॉपेट ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहा है हमारे देश का चौथा स्तंभ। जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब उसी में है। आज आप देख लो देश में हालात क्या है। आपको पता है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ का मीडिया किस हद तक गिरा हुआ है, किस हद तक गिरा हुआ है सर। 2013 की बात है, एक 10 साल की बच्ची थी और उस बच्ची के साथ होती है रैप की घटना। तब क्या होता है कि ये चित्रा त्रिपाठी और इनके जैसे 7 और पत्रकार
उस मासूम बच्ची का और उसके परिवार का चेहरा रिवील कर देते हैं, उसकी पहचान उजागर कर देते हैं। जबकि पोक्सो एक्ट के तहत इनके खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि पोक्सो एक्ट में एक प्रावधान ऐसा है कि आप किसी भी मासूम बच्चे का चेहरा रिवील नहीं कर सकते। किसी बच्चे के साथ में कोई भी घटना हो जाए, अप्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, उस बच्चे की पहचान रिवील नहीं कर सकते, उसका नाम नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन इन्होंने उसका नाम रिवील कर दिया, बता दिया नाम, काम खत्म। उसके बाद इनके खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद में इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हुआ और इन्होंने जब अंतरिम जमानत के लिए डाला तो वो अंतरिम जमानत भी रद्द हो गई। लेकिन ये सत्ता के पक्षधार थे, सत्ता के चाटुकार थे, इसलिए उस मुकदमे का इनकी अंतरिम जो जमानत थी उसका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में पता चला है कि भैया पंजाब हाई कोर्ट ने और आपके चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, ऐसा कुछ था, उसने उनके उस वारंट को रद्द कर दिया। सब दबे पड़े हैं सर। ये बोलना भी चाहे ना सच, तब भी सच नहीं बोल सकते। यानी पुपेट बनने ही में भलाई है। तो इन्होंने सोचा कि भैया पोपेट बनने में ही भलाई है। अब एक दो पत्रकार बेचारे ऐसे हैं, उन्होंने कोशिशें की तो उनको निकाल दिया। कुछ ज़्यादा ही ईमानदार थे जिनके खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, उनको निकाल दिया। इस पर हम आगे बात करेंगे। सर इससे ही रिलेटेड एक और सवाल है। हम देखते हैं कि जब मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो अपने हेडलाइन को जो बनाता है, हेडलाइन जो ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, तो उन्हें होना तो ये चाहिए कि नेशनल यूनिटी और पीपल्स परसेप्शन ज़्यादा हो। लेकिन हम देखते हैं किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट, इसके बारे में टारगेट करते हैं, सीधे तरह से बताइए। असल में मुसलमान को टारगेट करने से उनके दो काम हो जाते हैं। एक काम होता है कि भैया आम के आम गुठलियों के दाम। सर इस चीज़ की और वजाहत कीजिए, इसका क्या मतलब? वजाहत मैं बताता हूँ आपको एक चीज़। ABP न्यूज़ में एक इंटरव्यू चल रहा था, हम BLT पर, वहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, BLT पर, भगवाला ट्रैप पर शो था, पूरा 1 घंटे का शो था वो। देन उसके बाद में आपको याद होगा वो आफ्ताब वाला केस हुआ था, आफ्ताब पूना वाला। मैं उस वक्त स्टूडियो में बैठा हुआ था, 1 घंटे की हमारी थी डिबेट। तब क्या हुआ, हमारा मीडिया, उन्होंने देखा कि अरे आफ्ताब पूना वाला, उसने उसका जो नाम था आगे वाला, जो पूना वाला था, उसे नहीं चलाया, पूना वाला नहीं चलाया, उसने चलाया आफ्ताब आफ्ताब आफ्ताब। और मैं खुद स्टूडियो में बैठा हुआ था, इन लोगों ने, हमारी जो डिबेट थी जो वहाँ होने वाली थी, मैं तो खैर उसमें डिबेट का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, तो इन्होंने वहीं पर उस डिबेट को रद्द कर दिया। और जब आया मुस्लिम नाम तो सबसे पहले मुस्लिम शुरू कर दिया। उसके बाद सर, आंखों देखी बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत से पत्रकार आके ये पूछ रहे थे कि और जानकारी निकालो, इसको किसी तरह से मुस्लिम से जोड़ो, इसको किसी तरह से मुस्लिम से जोड़ो, मुस्लिम से जोड़ो, मुस्लिम से जोड़ो। सच्चाई वर्सेस TRP चल रहा है, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर हर कोई। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ऑपरेशन हमारा अभी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, क्या इसमें मुझे एक भी खबर आप बता दो क्या आपके हाथ लगी जो सच्ची हो? नहीं, खबर में तो हमने ये पाया कि लाहौर फतेह हो गया, पाया ना आपने, जबकि हमारी जो सेना की तरफ से उसमें का कोई भी बयान नहीं आया। ठीक है, हमारे रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन हमारी जो मीडिया थी वो क्या कर रही थी, ले भैया हो गया फतेह, ले भैया हो गया फतेह, ले भैया घुस गई लाहौर में सेना, ले भैया घुस गई लाहौर में सेना, ले भैया घुस गई इस्लामाबाद में सेना। सर असल बात तो ये थी कि उस वक्त जो इन्फ्लुएंसर थे उनके हाथ भी एक सच्ची खबर नहीं लग रही थी, पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। पूरी मीडिया ने हल्ला काट के डाल दिया था, पूरी मीडिया ने। सर मीडिया क्या सिर्फ TRP के लिए ही है? क्या काम है मीडिया का, मुझे बताइए। मीडिया का काम तो ये जो सच्चाई लोगों के सामने लाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज को मतलब फ्रीली अनबाइस होकर उसका इंटरप्रेट करें। इसको चौथा स्तंभ क्यों कहा गया था? इसलिए तो नहीं कहा गया था कि भैया तुम TRP के लिए कुछ भी करो, इसलिए तो नहीं कहा गया था कि तुम TRP के लिए पूरे देश का सौदा कर दो, इसलिए तो नहीं कहा गया था कि तुम TRP के लिए झूठ परोसो लोगों को, इसलिए तो नहीं कहा गया था कि आप सिर्फ पैसे के लिए सत्ता के चाटुकार बन जाओ, इसलिए तो नहीं कहा गया था। इसलिए नहीं कहा गया था कि तुम एक कम्युनिटी को टारगेट करो, जिसके टारगेट करने से दूसरी कम्युनिटी खुश हो रही है, क्योंकि आपने उस दूसरी जो कम्युनिटी है उसके अंदर जहर भर दिया है, इसलिए नहीं कहा गया था। अरे सर, अगर आप इतिहास पढ़ोगे मीडिया का, जिस वक्त हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब
हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कितने योगदान दिए, उन्होंने कितने बलिदान दिए इस चीज के लिए। वो लोग अपने आप के पेपर छपवाते थे बेचारे रात में अपनी प्रिंटिंग मशीन से, और ये काम छुप छुप के करते थे अपने आप, बिना किसी इनकम के। वो लोग देश के लिए काम करते थे और फिर लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते थे। हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी थे, उन्होंने जगह जगह गुप्त रूप से रेडियो स्टेशन चलाए बिना किसी इनकम के। क्यों चलाए? ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके और देश को आज़ाद कराया जा सके। आज देख लो, आज तो मीडिया वाले कुत्ते बने फिर रहे हैं। आप देखो, भों 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 भों, और वो बुला लेते हैं मुर्गों को। एक लाल मुर्गा होता है, एक हरा मुर्गा होता है, और इन दोनों मुर्गों को छोड़ दिया जाता है, नारंगी मुर्गा प्लस हरा मुर्गा। सर, ये चीजें हो रही है। बताओ मुझे, आपको क्या लगता है कि इस आजाद भारत में भी मीडिया आजाद नहीं है? आपने कहा मीडिया भारत में आजाद नहीं है ना। हकीकत में बिल्कुल मीडिया भारत में आजाद नहीं है। लेकिन आजाद क्यों नहीं है? क्योंकि मीडिया के अंदर भ्रष्टाचार फैल चुका है। मीडिया के लोगों ने पहले ही कुकर्म कर लिए हैं जिनकी फाइलें गवर्नमेंट के पास में है। अगर आज ये आजादी से कुछ भी बोलेंगे तो इनकी पुरानी फाइलें खुल जाएंगी। तो इसलिए इनके पास में ऑप्शन ये है कि सत्ताधारियों से पैसे भी ले रहे हैं और अपनी जो फाइलें हैं उनको भी बंद करा रहे हैं। ऐसे कितने पत्रकार मैं आपको यहाँ पर गिनवा दूंगा जो दागी हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया है चित्रा त्रिपाठी का और 6-7 लोगों का। सपोज करो कि वो अभी ईमानदारी पर उतर आए तो उनके साथ क्या होगा? वही होगा जो कि रवीश कुमार जी के साथ में हुआ। लेकिन रवीश कुमार जी के साथ में अच्छी बात ये थी कि वो ईमानदार थे। उनकी जो छवि थी वो पहले से ही ईमानदार थी। उन्होंने पहले कोई कुकर्म नहीं किए थे। अगर उन्होंने कुकर्म किए होते तो रवीश कुमार जी भी आज कहीं ना कहीं बिक चुके होते। अगर भले ही सत्ता से पैसा ना लेकर के बिकते, लेकिन अपनी जो फाइलें थी उनकी, उसको दबाने के लिए बिक चुके होते। लेकिन जब उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जब उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया बिना किसी कुकर्म के, उसके बाद ही तो आप देखो उनको। सर, जब बिक गया एनडीटीवी, तो एनडीटीवी बिकने के बाद में क्या हुआ? रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया। बोले जब मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है मैं इस्तीफा देता हूं। उसके बाद यूट्यूब पे आए और यूट्यूब पे रवीश कुमार जी को लोगों ने भरपूर प्यार दिया, भरपूर प्यार। बोले कोई बात नहीं, कर सकते हैं सच्ची पत्रकारिता, कर सकते हैं मीडिया निष्पक्ष हो सकती है। लेकिन उसके लिए ये जो आज की मीडिया है, इसके 99% जो पत्रकार हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा उनकी पोस्टों से, और उनकी जगह पर नए ईमानदार छवि वाले लोगों को लेकर आना पड़ेगा। तो सर, ये रियल जर्नलिज्म और प्रोपेगेंडा, इन दोनों चीज़ों के बीच में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? और इसको कम करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए कि प्रोपेगेंडा जो चल रहा है उसको हम कम से कम कर सकें, या ये कहिए कि उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसकी कोई तो जरूरत नहीं। प्रोपेगेंडा की जी जरूरत क्यों नहीं है? प्रोपेगेंडा की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? सरकार को जरूरत है ना, सत्ता को जरूरत है ना। जिस दिन उसकी सत्ता को जरूरत नहीं होगी वो उस दिन खुद खत्म हो जाएगा। जैसे चलो इसे ऐसे समझ लेते हैं कि अभी मोदी जी बन जाएं हमारे देश के बादशाह, और उनको फिर ये ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए कि भैया मुझे इसका वोट मिलेगा, मुस्लिम का, हिंदू का, और इसका और उसका। देन उसके बाद में मोदी जी जाकर के कह दें मीडिया से कि भाई देखो, अब मैं चाहता हूँ कि देश में शांति हो, मुझे किसी भी तरह का कोई भी झूठ नहीं चाहिए, कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए। अगर तुम प्रोपेगेंडा वाली वीडियो बनाओगे, ये न्यूज़ चलाओगे, तो हम तुमको निपटा देंगे। ये काम सरकार के अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन सरकार नहीं चाहेगी कि भैया आप प्रोपेगेंडा वाली वीडियो को बंद करो। सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार को उस चीज़ से फ़ायदा है, और जब सरकार को फ़ायदा है तो तुम कितना ही नाटक कर लो, जनता कितना ही जा करके रोडों पे आ जाए, कुछ भी नहीं होगा। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। सर, मीडिया का काम तो ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी या गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है, जो भी काम कर रही है, उसका केयरफुली वॉचडॉग करे। वो हुआ करता था। तो सर, आप इसको कैसे देखते हैं कि हम इंडियन जर्नलिज्म में सच्चाई को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं? वो जो आपने कहा वो पहले हुआ करता था कि लोग, और खासकर मीडिया, जनता से सवाल करती थी। वो उस वक्त हुआ करता था जब सामने बैठते थे रवीश कुमार, वो उस वक्त हुआ करता था जब थे अभिषार शर्मा, वो उस वक्त हुआ करता था जब और भी कुछ पत्रकार थे। जब ये सरकार से सवाल करते थे तब नेताओं के ना हाथ पैर फूल जाते थे जवाब देने में। लेकिन आज तो करके दिखा दे कोई। आज तो पूछा जाएगा कि भैया कि सर आप आम कैसे खाते हैं, सर आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं, इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं सर। सर से ये नहीं पूछा जाएगा कि सर आपने तो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, सर आपने तो 15 लाख देने की बात की थी। सर से नहीं पूछा जाएगा। सर से पूछा जाएगा सर आम कैसे खाते हैं, सर
सर आप ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं? आपके इस सफ़र में, कि जर्नलिज्म के सफ़र में, क्या कभी आपको इस चीज़ का फेस करना पड़ा है कि सच को मतलब रिपोर्ट करने के लिए या सच न्यूज़ को अपने चैनल के थ्रू उसको वायरल करने के लिए आपको किसी फेयर का या गवर्नमेंट या किसी कॉर्पोरेट शख्स का फेवर करने की आपको ज़रूरत पड़ी हुई है? बताता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर, बहुत अच्छा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि भैया अगर हमारा ये स्ट्रीम मीडिया सच नहीं बोल रहा है तो आप फिर जाइए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। तो मैं आपको बता दूं सर कि यूट्यूब पर भी आप सच नहीं दिखा सकते उतना, एक लिमिटेशन है यूट्यूब पर भी। मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, मेरे चैनल पर स्ट्राइक पड़ चुकी है, दूसरे चैनल पर 2 बार स्ट्राइक पड़ चुकी है। अब उन्होंने अर्निंग के सोर्सेज मुझे लगता है परमानेंट बंद कर दिए। मेरे एक मित्र हैं, वो मिले थे रवीश कुमार जी से, तो उनसे रवीश कुमार जी ने क्या कहा था पता है आपको? रवीश कुमार जी के शब्द थे, उन्होंने कहा है कि सर सच्ची पत्रकारिता करना इतना मुश्किल हो चुका है कि सरकार ने ऐसे ऐसे कानून लगा दिए हैं हमारे ऊपर कि वो आज चाहे तो आज हमको उठा करके जेल के अंदर डाल देगी। यूट्यूब पर चैनल था 4 PM के नाम से, उस चैनल को बंद करा दिया। अब ये होता कैसे है, इस पर थोड़ी सी मैं आपको चर्चा करके बता दूं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं और मैं सरकार के खिलाफ तो बोल रहा हूं, लेकिन यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। तो यूट्यूब क्या है, डायरेक्टली तो मेरी वीडियो को हटा नहीं सकता। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले मेरे चैनल को हैक कराएंगे और हैक कराने के बाद में उस पर ऐसा कंटेंट डलवा देंगे जो कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है। उसके बाद में आपके साथ क्या होगा पता है? 48 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद आपको चैनल तो मिल जाएगा 1-2 फॉर्म भरने के बाद, लेकिन तब तक वो चैनल जा चुका होगा। YouTube ने आपसे कह दिया होगा कि भैया आपका चैनल ने कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है और इसीलिए हम आपके चैनल को डिलीट कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ 4 PM वालों के साथ में। उनके चैनल में कोई कमी नहीं थी, पहले उनके चैनल को हैक कराया गया। समझिए सर, जब उसमें प्रॉक्सी लगा हुआ है, जब उसमें पासवर्ड लगे हुए हैं, सब कुछ तो लगा हुआ है, फिर चैनल हैक होने का सवाल कैसे उठ गया? चैनल हैक हो सकता है तो तभी हो सकता है जबकि यूट्यूब चाहेगा। उनका चैनल पहले हैक कराया गया 4 PM वालों का, और उसके बाद में उस चैनल पर उस तरह का कंटेंट डाला गया जो कि यूट्यूब की गाइडलाइन का उल्लंघन करता है, और उसके बाद उस चैनल को उड़ा दिया गया। और ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ है, लाखों लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम तो करते हैं लेकिन खत्म कर दिया जाता है। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो कि यूट्यूब पर काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके अर्निंग सोर्सेज बंद हैं। और आप याद रखना कि अर्निंग इंसान की कमर होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो आपके पास है तो आप मजबूत हैं, आपका मन लगेगा काम करने में। आपसे एक सवाल है कि आज की भारत में, आज के इंडिया में जो न्यू जर्नलिस्ट हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं और जो मीडिया कंज्यूमर हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? एक ही मैसेज आपको दूंगा भैया कि अगर आप जाएंगे स्ट्रीम मीडिया में और आप सोचते हैं कि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो वो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आज तक चैनल मेरा है तो उस पर मालिकाना हक भी मेरा है, उस पर हुक्म भी मेरा चलेगा, और आप उस पर जो न्यूज़ दोगे, जो खबर दोगे, वो भी मेरी दोगे। आप अपने हिसाब से खबर नहीं चला सकते। चाहे रूबिका लियाकत हो, अंजना ओम कश्यप हो, या जितने भी पत्रकार हों जो कि लिस्ट में आते हैं दलाली की, ऐसे लोग ये चीज़ जानबूझ के नहीं करते, बल्कि इनके लिए ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि आपको आज ये बोलना है, तो वो वही बोलते हैं। अब आपने कहा कि उनके लिए क्या राय है मेरी, तो उनके लिए एक ही राय है, अगर वो सच में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो फिर तो वो आ सकते हैं सोशल मीडिया पर, और अगर उनको पैसा कमाना है तो फिर वो जा सकते हैं स्ट्रीम मीडिया पर, सर आप जैसा कि और जो मीडिया वाले हैं। अच्छा, एक चीज़, एक क्वेश्चन का जवाब आपने शायद नहीं पूछा लेकिन मैं दे देता हूँ उसका जवाब। मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एंड में बता रहा हूँ उसके बारे में। हर बार लोग मीडिया को ही दलाल कहते हैं, तो चलो थोड़ी सी मीडिया के पक्ष की भी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो उसके पक्ष की बात मैं आपको बताता हूँ सर। अगर रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये लोग आज ईमानदार हो जाएं तो कल को इनका चैनल इनको निकाल देगा नौकरियों से, और कोई दूसरा चैनल इनको नौकरी देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि ईमानदार मीडिया वाले की किसी को ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो चाटुकार की। समझ गए ना? इसीलिए इन लोगों की सबकी मजबूरी रहती है कि भैया हम क्या करें। और
आप सोच रहे हैं कि ये लोग उस पर आ जाएं सोशल मीडिया पर, जैसे कि रवीश कुमार जी हैं, अभिषार शर्मा हैं, जुबैर साहब तो भाई लीजेंड है। उस व्यक्ति ने जो काम किया है मीडिया के क्षेत्र में, तो उस व्यक्ति का तो कोई तोड़ नहीं है। अभी सर ये इंडिया और पाकिस्तान का जब जैसे ये लोग हैं, मैं बताता हूँ, इस पर बात करेंगे। जैसे ये लोग हैं, इनकी तरह अगर आपको बनना है तो इनकी तरह आसान बन नहीं सकते, क्योंकि रवीश कुमार हैं, अभिषार शर्मा हैं या जुबैर हैं, इनके जो खर्चे हैं वो थोड़े कम हैं। लेकिन ये जो चित्रा त्रिपाठी हैं, ये जो अंजना ओम कश्यप है, ये जो रूबिका जी हैं, और ये जो और पत्रकार हैं, ठीक है ना, अर्नब गोस्वामी साहब हैं, और वो एक और हैं गुल्लू साहब तो इन सब के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। यूट्यूब इनके खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए ये लोग नहीं आना चाहते इस पर, और ना ही इनसे ईमानदारी हजम होगी, क्योंकि सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए पड़े होंगे, इनकी फाइलें कहीं ना कहीं पड़ी होंगी। जिस दिन ये बोलेंगे उसी दिन फाइल उठ जाएगी। तो रवीश कुमार जी की तरह लड़ने का दम इनके अंदर नहीं है। आप पूछिए। ठीक है, पूछिए। जुबैर साहब का नाम लिया तो मैं इसे जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, इंडिया पाकिस्तान का। इससे पहले हमारा ये सवाल भी था कि रियल जर्नलिज्म और प्रोपेगेंडा के बीच में आप कैसे डिफरेंस करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जुबैर साहब ने प्रोपेगेंडा को बहुत अच्छे से किल किया है अपने चैनल के भाई। बहुत सारी चीजें जुबैर साहब उसको निकाल को तो आप सैल्यूट इस है जिम्ने मेरा। में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जुबैर साहब को मेरा सैल्यूट है। उस व्यक्ति ने जो काम किया है देश के लिए, वो वाकई में एक योगदान है। क्योंकि जिस वक्त हमारे देश का मीडिया हमको जागरूक होने से रोक रहा था, हमको अंधा कर रहा था, अपनी न्यूज़ दिखा दिखा करके हमारा ब्रेन वॉश कर रहा था, उस वक्त जुबैर जैसा एक योद्धा निकल कर आता है और वो सच्चाई बयां कर रहा था, हमको सच्चाई दिखा रहा था। और उसने सिर्फ अपने यहाँ के मीडिया का ही उसने कोई पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के जो मेंबर्स थे, पाकिस्तान का जो मीडिया था, उसका भी उसने अच्छे से जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। जुबैर साहब ने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है। मैं तो लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको सच्चाई ही जाननी है तो ट्विटर पर जाकर के जुबैर जी का एक चैनल है, उस चैनल को जाकर के फॉलो कर लीजिएगा, उनके अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल सच्ची खबर आपको मिलेगी। बाकी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भैया स्ट्रीम मीडिया देखना बिल्कुल छोड़ दो, इनका बहिष्कार कर दो, और सच्ची न्यूज़ के लिए कुछ जो तुम्हारे पत्रकार हैं जिनको आप जानते हो कि हाँ ये सच बोलते हैं, तो ऐसे पत्रकारों को सुनिए ताकि आप सच जान सकें और आपके दिमाग में जो गंदगी है, जो ये मीडिया भर रही है, ये ना भरी जाए। नवेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मीडिया और उसके रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के टॉपिक पर बहुत हेल्थी कन्वर्सेशन किया, और हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस सेक्शन को बहुत अच्छे से कामयाबी के साथ कंप्लीट किया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछ लियो। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।